हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या फिर एसी जनरेटर या एसी डायनामो। एसी जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसका यूज़ किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर को दो साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था। फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम था यूगोस्लाव साइंटिस्ट एंड सेकंड इज निकोला टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल। एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI फिनोमिना पे काम करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक कर रहा है तो कॉइल के अंदर इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन EMI फिनोमिना। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया नॉर्थ और इसको हमने नाम दे दिया साउथ। इसके बीच में हम एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं। इस कॉइल को हम बोल देते हैं आर्मेचर। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया ABCD और ये जो कॉइल है वो हमारी अटैच है यहाँ पे कार्बन रोड ब्रशेस के साथ। इसको हम नाम दे रहे हैं B1 और यहाँ पे लगी हुई है रिंग्स। इन रिंग्स को हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो अनदर कार्बन रोड ब्रशेस लगा हुआ है और ये यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग्स है। इस तरीके से ये काम करेगी। रिंग्स को हम R1 और R2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे और जो कार्बन रोड ब्रशेस हैं उसको हम B1 एंड B2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। कंस्ट्रक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे आर्मेचर। आर्मेचर को ही हम कॉइल भी बोल देते हैं, तो कॉइल भी आप लिख सकते हो। इसमें आपको लिखना है कि ABCD हमने एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर लिया जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स में यहाँ पे कॉपर वायर हमने लपेटी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर हम एक आयरन कोर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आयरन कोर का मैग्नेटिज्म जो है वो ज़्यादा होता है, वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। सेकेंड इसमें पॉइंट आता है मैग्नेट्स, या इसे हम फील्ड मैग्नेट भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमने दो पॉल ऑफ पीसेस यूज़ किए हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। इनके बीच में हमने कॉइल को रखा हुआ है जो कॉइल रोटेट करेगी। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है कॉइल का वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे मूव करती है, नॉर्थ टू साउथ, तो इस तरीके से जाएगी और ये जो है वो क्या है, एक्सिस है, तो ये इस लाइन के ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है स्लिप रिंग्स का। यहाँ पे हम R1 और R2 दो हॉलो मेटेलिक्स रिंग यूज़ कर रहे हैं और ये दोनों रिंग्स जो हैं वो हमारी इस कॉइल के साथ अटैच है। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो यहाँ पे रिंग्स भी इसके साथ रोटेट करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है फोर्थ, ब्रशेस। B1 और B2 दो हम फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम इनको कार्बन रोड ब्रशेस भी बोल सकते हैं और इन दोनों को हमने फिक्स रखा हुआ है। B1 और B2 जो हैं वो रिंग्स के साथ अटैच हैं। यहाँ पे मेन ब्रशेस का जो काम होता है वो ये काम होता है, वो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस की हेल्प से करंट इस सर्किट के अंदर पास करती हैं, इस कॉइल के अंदर पास करती हैं। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉइल को रोटेट कराएंगे। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। जब कॉइल रोटेट हो रही है तो ये एक एंगल बनाएगी और वो जो एंगल है थीटा और फील्ड वो नॉर्मली कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक करेगा और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा तो सर्किट के अंदर EMF जो है वो इंड्यूस होगा। ठीक है, मान लो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो कॉइल है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर।
परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से हम इसको ले रहे हैं। और जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल के साथ चेंज हो रही है, तो एक पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, एक पोजीशन के ऊपर क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, तो करंट जो है वो हमारा A टू B इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे मूव कर रहा है, C टू D जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और ये जो कॉइल है वो रोटेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ये कंडीशन होगी तो कॉइल हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी और करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। आफ्टर हाफ रोटेशन इसके अंदर क्या होगा, जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पे DC के अंदर अपवर्ड होगा और BA के अंदर क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे और इस राइट हैंड रूल की हेल्प से हम जो इंड्यूसिंग करंट है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट कराते रहेंगे। हाफ साइकिल के बाद वो रोटेट हो रही है तो करंट सर्किट के अंदर चेंज हो रहा है और हाफ रोटेशन के बाद फिर से इंड्यूस करंट चेंज होगा। ये जो प्रोसेस है इंड्यूसिंग करंट की, ये अल्टरनेटिंग होगी नेचर वाइज। अब सर्किट के अंदर कितना EMF इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे। वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का। पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं B.A से। अब देखो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को डॉट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करके उसके साथ हम एक एंगल यूज करते हैं और वो जो एंगल होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, BA कॉस थीटा। अब अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, n का यूज कर लेंगे। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। अब देखो जो एंगुलर स्पीड होती है उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है थीटा अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लीनियर में हम ऐसे यूज करते हैं, लेकिन जब एक कॉइल को रोटेट करा रहे हैं तो उसके अंदर एंगुलर फॉर्मेशन आ गई, वहां पे वो एंगल बना रही है। तो एंगुलर फॉर्मेशन के अंदर जो स्पीड होती है उसको हम लिखते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से एंगुलर डिस्टेंस थीटा अपॉन टाइम। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा टी। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाई इक्वल्स टू NBA कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब कॉइल रोटेट हो रही है, थीटा जब रोटेट होगी तो थीटा की वैल्यू है वो भी क्या होगी, चेंज होगी और फ्लक्स जो लिंक कर रहा है कॉइल के अंदर वो भी चेंज हो जाएगा। तो EMF इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, तो वो EMF हमें देखना है। EMF के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस d∅/dt। फाई की वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस d/dt NBA कॉस ओमेगा टी। ठीक है, NBA को हम बाहर निकाल लेंगे। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर्स को, B मैग्नेटिक फील्ड और A किसके लिए है, एरिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d/dt कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, इसको लिख लेते हैं माइनस NBA, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के साथ एक और फंक्शन है तो इसको हम इधर लिख लेंगे बाहर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो EMF यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया हमारे पास। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ये किसके इक्वल है, E नोट के। E नोट किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू को। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग फॉर्म के अंदर जो EMF होता है उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू को, साइन वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर स्पीड और टी हम यूज करते हैं टाइम के लिए। तो देखो यहाँ पे ये जो वेरिएशन होगी, इस वेरिएशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन 0, देन उसके बाद इस पे वैल्यू होगी t/4, यहाँ पे होगी 2t/4, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3t/4 और यहाँ पे क्या होगी t। टाइम के रिस्पेक्ट में हम लेके चलेंगे इसको।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा चलेगा EMF। अगर हम साइन 0 लेते हैं तो साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या फॉर्म हो जाएगी, 0। साइन 90 क्या होता है, 1। साइन फिर 180 0, 270 -1 एंड 360 0। तो साइन की वेरिएशन हो गई, ये साइन की कर्व होती है। नेक्स्ट इसी में देखो, अगर हम करंट निकाल रहे हैं तो करंट के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है E/R। E की वैल्यू अभी हमने निकाली है, उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E0 sin ωt/R। और इसको हम किसके इक्वल रख लेंगे, I0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या बन गया, I0 sin ωt। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आ गई है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट इसी में आगे पढ़ेंगे मल्टी फेज AC जनरेटर। ठीक है, AC जनरेटर को हम मल्टी फेज के अंदर यूज करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आता है 2 फेज। आपने सुना होगा जब लाइट कम तेज होती है, मंदी होती है या ज़्यादा होती है तो ऐसे बोलते हैं फेज़ को चेंज कर दो, ज़्यादा हो जाएगी, कम हो रखी है तो ज़्यादा हो गई तो बोल देंगे फेज़ को कम कर दो ताकि लाइट जो है वो कम फ्लो करे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 2 फेज़, 3 फेज़, मल्टी फेज़ यूज़ करते हैं। 2 फेज़ के अंदर क्या होता है, नाम में ही पता चल रहा है 2 फेज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कॉइल को यूज़ करते हैं, 2 आर्मेचर यूज़ करते हैं और उन आर्मेचर को हम परपेंडिकुलरली रख देते हैं। लाइक ये एक फर्स्ट कॉइल होगी और यहाँ पे ये एक सेकंड हो गई। इस तरीके से ये क्या बन गई, परपेंडिकुलरली बन गई। ऐसे अगर हम ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर है, या फिर हमने ऐसे लिया और दूसरे को ऐसे ले लिया तो वो भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम 2 कॉइल यूज करेंगे, दोनों कॉइल को परपेंडिकुलर रखेंगे एक दूसरे के, और इस कॉइल के अंदर जो स्लिप रिंग और ब्रशेज होते हैं वो भी पेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं। पेयर की फॉर्म के अंदर वो रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स बनेगा, और जब फ्लक्स बनेगा तो EMF सर्किट के अंदर इंड्यूस होगा। अब EMF मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा, दोनों कंडीशन चलेंगी, वो डिपेंड करता है उसके फेज के ऊपर। ठीक है, जब फेज इन दोनों कॉइल के बीच में 90 होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, 2 फेज AC जनरेटर। अब देखो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 फेज के लिए 2 फेज AC लेंगे और यहाँ पे हम थीटा यूज करेंगे। फर्स्ट फेज पे हमने ली साइन की कर्व, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर रख रहे हैं, तो दूसरी जो है वो 90 पे चलेगी और 90 पे यहाँ थी, अभी हमने पढ़ा था ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 90 को हम यहाँ से लेके चल रहे हैं और ये इस तरीके से काम करेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें आता है 3 फेज AC जनरेटर। 3 फेज के अंदर हम क्या करते हैं, 3 कॉइल का यूज करते हैं और उन तीनों कॉइल को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री बने, और वहाँ पे स्लिप रिंग्स और ब्रशेस के पेयर्स फॉर्मेशन होती है। कॉइल रोटेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बनाएगा जब कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, और फ्लक्स बन के सर्किट के अंदर EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, जब 3 अल्टरनेटिंग EMF डिफरेंट फेज के अंदर होते हैं और उनके बीच में एंगल क्या होता है, 60 डिग्री, तो उस कंडीशन को, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, 3 फेज। अब इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे 3 फेज को। फर्स्ट हमने साइन की कर्व ली इस तरीके से, सेकेंड हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 60 यहाँ पे बन रहा है, ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये सेकंड फेज के लिए आ गई, यहाँ पे एंगल 60 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 3 यूज करते हैं तो 60 के बाद नेक्स्ट क्या लेंगे, 120, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि 120 बना रहा है वो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। याद रखना आपको, एंगल 2 फेज में 90 चलता है और 3 फेज में क्या चलता है, 60 चलता है। ऐसे ही हम एक पॉलीफेज जनरेटर यूज करते हैं। पॉलीफेज के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं उसके अंदर, और उनको हम अरेंज करते हैं और इसी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हम प्रोड्यूस कराते हैं।
अब देखो जनरेटर का प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं वो समझते हैं। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं, वाटर स्टोर जो करते हैं, हाई डैम्स फॉर्मेशन होती है, वाटर को टरबाइन पे फॉल कराते हैं, टरबाइन जो है वो रोटेट होता है और उससे फिर हमें वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, वहाँ पे हम एसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और रोटेशनल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। थर्मल पावर स्टेशन में भी सेम होता है, हीट फॉल कराते हैं टरबाइन के ऊपर, टरबाइन रोटेट होता है और जब वो रोटेट होगा तो वो क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ठीक है, न्यूक्लियर पावर के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखो इंडिया के अंदर मेनली 3 फेज एसी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे हैं। 3 फेज सिस्टम के अंदर जो आउटपुट रहती है वो हमें कांस्टेंट मिलती है, फ्लक्चुएशन फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगी। सेकंड, जो आउटपुट होती है 3 फेज सिस्टम की वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू 1 और 2 फेज सिस्टम के अंदर। ठीक है, और ये वाला सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।